उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूं। इनका नाम है गौरव शर्मा। मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, NAKULPARASHARA इस नाम से मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। और मेरे जो एप्लीकेशन बने हैं वो प्ले स्टोर पे JYOEISH ज्योतिष HILAKSHYA यहाँ मैं आपको इंस्टाग्राम के बाद प्ले स्टोर पे मिल जाऊंगा। और आप वहाँ से भी मेरे कार्यक्रम प्रत्येक दिन देख सकते हैं। वहाँ पे सारे कार्यक्रम पड़े हैं, उनका लिंक वहाँ सारा दिया हुआ है। टैप फॉर मोर वीडियोस पे जाएंगे, वहाँ मेरे प्लेलिस्ट पे आपको सारे कार्यक्रम मिल जाएंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बन के रहिएगा। ये एक सामान्य व्यक्ति की कुंडली है जो कैसे सामान्य सवाल पूछा है, बिल्कुल ही बढ़िया। धौलपुर राजस्थान की ये कुंडली वैशाख माह में जन्म हुआ है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो होता है वो कई बार दूसरों के लिए सोचने वाला होता है, अपने बारे में न सोचे। और उत्तरायण में जन्म होने के कारण व्यक्ति जो होता है वो आत्मबल से युक्त और श्रेष्ठ लोगों के संपर्क में रहने वाला, बुद्धिमान और यशस्वी होता है। दुख की घड़ियां जीवन में कम होती हैं, सुख का सागर व्यक्ति पार ज्यादा करता है और अच्छाई से उसके जीवन की नौका पार हो जाती है। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए, तभी जाकर के पैसे बचते हैं। व्यक्ति का क्रोध बिल्कुल ही नियंत्रित है और बिल्कुल ही शांत है। मतलब मेरे कहने का है कि अगर आप क्रोध करते भी होंगे तो इसको बचा लेना चाहिए। सोमवार शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा व्यक्ति को नौकरी पेशा करने वाला, व्यवसाय भी अगर करे तो भी व्यक्ति को धन की समस्या नहीं होती है। और सोमवार के जन्मे होने के कारण व्यक्ति मनस्वी होता है, शुद्ध और चैतन्य होता है। मन का बिल्कुल ही निर्मम नहीं होता, बिल्कुल ही विशुद्ध होता है। परंपराओं में पालन उसकी होती है, लालन पालन होती है। व्यक्ति के घर में और परिवार में सब लोग बड़े अच्छे ही बुद्धिमानी से उसका जो है वो एक प्रभाव दिखाने वाले होते हैं। सोमवार का जन्म बड़ा अच्छा होता है। चित्रा नक्षत्र में जन्मे होने के कारण स्वास्थ्य में कभी कभी हृदय क्षेत्र प्रभावित होते देख रहा हूँ, इस कुंडली में भी और यहाँ नक्षत्र में भी। पर व्यक्ति जो होता है वो साहसी होता है, कई बार एक्सपेरिमेंटल ज्यादा हो जाता है। तब तक किसी बात को न माने जब तक सामने से देखे नहीं। काम कोई भी हाथ में लिया जाए तो उसको सिद्ध करता है। सिद्धि योग में जन्मे होने के कारण, शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण यहाँ पे व्यक्ति जो है वो जिद्दी, ईर्ष्यालु, छल, कपट, दंभ, द्वेष और कई बार थोड़ा निर्मोही हो जाता है। ये चीज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब आइए आपको आपकी कुंडली के पंचांग में सबसे अच्छी बात क्या है। इस पंचांग में सबसे अच्छी बात है व्यक्ति मेहनती है। इस पंचांग में दूसरी सबसे अच्छी बात व्यक्ति का जन्म उत्तरायण में हुआ है। शुभ ग्रहों का प्रभाव अच्छा होगा। कैसे? गुरु और शुक्र बढ़िया हो जाएंगे और यहाँ पे बुध बढ़िया हो जाएंगे और साथ ही साथ चंद्रमा भी अच्छे हो जाएंगे। और चंद्रमा अलग तरीके के प्रभाव में यहाँ पे थोड़ी कमजोरी रहेगी क्योंकि वो अष्टम भाव में बैठे हैं, पर वो शुभग्रह हैं तो जितने भी कमजोर होंगे फिर भी उनके पास एक अपना बल रहेगा जो व्यक्ति को धार्मिक नेचर देने वाले और गुणग्राही बनाएंगे, गुणकारी बनाएंगे। क्लियर है ये चीज? पंचांग की दूसरी सबसे अच्छी बात, उत्तरायण में मैंने कहा शुभ ग्रह का प्रभाव बढ़िया, शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के चंद्रमा पूर्णेंदु बनाने का संकल्प लेकर के बैठे हैं। मतलब जातक के लिए धनदायक, लाभदायक और श्रेष्ठ फलों को प्राप्त करने में चंद्रमा का सहयोग रहेगा। जीवन में रस्साकसी बहुत ज्यादा नहीं है, आराम से जीवन बीत जाएगी। सवाल पढ़ूं? पढ़ लेता हूं। बड़े अच्छे सवाल। सबसे पहले तो इनकी अक्षर लिखावट बड़ी सुंदर है, बहुत बढ़िया। सामान्य जीवन कैसा रहेगा? सामान्य क्यों? ठीक है, बहुत अच्छा तो है। आपकी कुंडली में यहां देखिए, प्राप्त होने वाले भाव पे मंगल की उच्च दृष्टि पड़ रही है, ये अच्छी बात है। मंगल की 8वीं दृष्टि जो कौन है? धन भाव का अधिपति लाभ को देख रहा है 8वीं दृष्टि से, और उस पे शनि की दृष्टि है जो कि धन भाव पे या लाभ भाव पे दो पापक ग्रहों का प्रभाव आपको कई जगह से धनदायक स्थितियों में लेके जाने वाला है। लग्न के अधिपति लग्न में बली है, इस वजह से सारे ही सूत्र फॉलो हो जाएंगे। लग्न बली और लग्न में दो शुभ ग्रह के साथ एक और अन्य ग्रह मीन राशि में तटस्थ होकर के बैठेगा तो ये इन दोनों से प्रभावित होकर के परिणाम व्यक्ति को अनुभवी बना देंगे। ध्यान से समझिए, मेरी तरफ मैं मन लगा करके देखता हूं, आप लोग भी मन लगा करके देखा करो। तो मंगल की दृष्टि यहां, लाभ की स्थिति अच्छी, शनि की दृष्टि यहां, लाभ भाव इस कुंडली का सबसे ज्यादा अच्छा बना है। क्योंकि गुरु लग्न में बैठे हैं तो यहाँ पे सूर्य भी अच्छे परिणाम करेंगे, चंद्रमा भी अच्छे परिणाम करेंगे, मंगल भी अच्छे परिणाम करेंगे। पर यहाँ मंगल थोड़े कमजोर होंगे। कैसे? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से व्यक्ति का ये जो हृदय वाला क्षेत्र है वो प्रभावित हो सकता है। ज्योतिष का सूत्र है क्या है?
जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे पापक ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति को हृदय रोग होता है। ये हृदय क्षेत्र है तो या तो आपकी माता जी को हो, या तो आपको हो, या तो पिता को हो, या तो व्यक्ति स्वयं पीड़ित होता है। धन भाव के बाद छठे भाव के अधिपति सूर्य पे चर्चा कर रहा हूं। सूर्य जो है वो उच्च के हैं, व्यक्ति को देना और लेना बनता है। इन्होंने पूछा भी है कि जो है वो क्या कर्ज लेना देना या दिलवाना बनता है। देखिए यहाँ मंगल ठीक नहीं होते, इस वजह से ये चीज बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। लेकिन चूंकि सूर्य ठीक है और गुरु ठीक है, शुक्र ठीक है, चंद्रमा भी बल से युक्त हैं, उनके ऊपर किसी भी पापक ग्रह का प्रभाव तो नहीं है, लेकिन सूर्य कम से कम देख रहे हैं तो यश व्यक्ति को मिल जाता है। तो आप कर सकते हैं, सामान्यतया मैं इसे खराब नहीं कहूंगा, बिल्कुल आप जो है वो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये भाव भी ठीक है, पंचम भाव भी खराब नहीं बना है। पंचम भाव के अधिपति भले अष्टम भाव में जा रहे हैं, पर व्यक्ति के शिक्षा में कई बार बाधाएं उपस्थित होती हैं, उसका एक अलग नेचर होता है, पर यहाँ पे मैं इसको सामान्यतः ठीक कहूंगा। सवाल इन्होंने पूछा है, सामान्यतः जीवन ठीक है, लग्नेश लग्न में है, लग्न बली है, और लग्न जो है वो 26 डिग्री का है, उत्तरोत्तर तो कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन रेवती नक्षत्र में चौथे चरण के अधिपति गुरु ही हो जाते हैं। गुरु की दशा अच्छी जाएगी, शुक्र की दशा इस कुंडली के लिए भी अच्छी जाएगी, इस कुंडली के लिए मंगल की दशा भी अच्छी जाएगी। इस कुंडली में बुध जो होते हैं वो सप्तमेश होने के कारण मारक हो जाते हैं। शनि 12वें भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में किसको मार रहे हैं, इस कुंडली में भाग्य को मार रहे हैं। मतलब लाभेश का भाग्य में जाना ये जहां अच्छा साबित होगा, वहीं 12वें भाव के अधिपति का भाग्य में आना थोड़ा कमजोर भाग्य को कर सकता है। लेकिन भाग्य के कारक की दृष्टि इस भाव पे है, इस भाव के अधिपति केंद्र में जाकर के व्यक्ति को पिता माता की सेवा करने वाला, उनके बारे में और उनके बारे में विचार करने वाला, उनके लिए अच्छी सोच और उनके लिए सेवा का भाव रखने वाला, समाज के लिए कुछ करने वाला और अपने हित मित्र कुटुंब इन सब चीजों का सुख भोगने वाला बना देते हैं। व्यक्ति सत्य बोलने वाला है, झूठ के पीछे नहीं जाने वाला है, गुणग्राही है, गुण को पकड़ने वाला है, अच्छे लोगों के संपर्क में आने वाला है, लेकिन तार्किक भी है। ये बात यहां तक बन रही है। तो मैं कहा था, सूर्य पे था। सूर्य जो बैठे हैं वो कृतिका नक्षत्र में, व्यक्ति को साहसी, क्योंकि अपने ही नक्षत्र में, और 27 डिग्री के हैं तो थोड़े कमजोर हैं, आत्मबल को कमजोर मत करिएगा। उच्च के हैं धन भाव में, यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में चतुर्थ के, माता से सुख, कुटुंब से सुख, वाणी से सुख, धन से सुख, ये सब चीज मिलते हुए देख रहा हूं। साथ ही साथ व्यक्ति कई प्रकार के थपेड़ों से सहता हुआ और कई प्रकार के थपेड़ों को सहता हुआ अपने जीवन को श्रेष्ठतम स्थिति में ले जाकर के प्राप्त कर लेता है और धन इकट्ठा कर लेता है। ये कमजोरी मंगल के कारण थोड़ी सी बढ़ जरूर रही है, लेकिन फिर भी मैं उसे खराब नहीं कहूंगा, क्योंकि वो भाग्य के अधिपति होकर के केंद्र में बैठे हैं तो योग बना रहे हैं और राजयोगों की भांति परिणाम भी कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे केंद्र में दो शुभग्रह पीछे बैठे हैं जो इस भाव की वृद्धि कर रहे हैं। इससे केंद्र में केतु बैठे हैं जो सामान्यतः इस भाव को थोड़ा सा कमजोर, मतलब माता के स्वास्थ्य को कंफ्यूजन वाला या माता के स्वास्थ्य को थोड़ा बहुत कमजोर कर सकते हैं। क्लियर है, उनको ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला सवाल इन्होंने पूछा है, भाग्य कैसा है? बहुत बढ़िया है, अब थोड़े से कमजोर के साथ, पर भाग्य के कारक इसे देख रहे हैं। इस भाव पे बुध की दृष्टि है, बहुत अच्छी बात है, खराब नहीं है। मीन लग्न की कुंडली के लिए चतुर्थ भाव के अधिपति और जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति को खुद में बिठाया है और भाग्य भाव के अधिपति को बिठाया है। वैसे भी ये भाग्यशाली और महाभाग्यशाली योग बनेगा। एक दूसरा शुभग्रह उसे देख रहा है और मंगल यहाँ के अधिपति होकर के यहाँ और इस भाव के कारक इसे देख रहे हैं, तो सामान्यतः 75% तक आपका भाग्य आपके साथ है। शनि वहां बैठे हैं तो आपको वो ऐसा नेचर दे देंगे कि व्यक्ति जो है वो थोड़ा तार्किक बुद्धि का हो जाता है और कई बार निर्मोही हो जाता है, अपने ही बातों पे भरोसा करने वाला, अपनी प्रशंसा सुनने वाला हो जाता है और कई बार जो देगा वो सबको बताएगा। गंभीरता थोड़ी कम सी हो जाती है। वैसे गंभीर कमजोर नहीं है, गुरु बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, अनुभव है आपके पास। सूर्य भी बैठ करके आपकी वाणी को बहुत ही ज्यादा गंभीर बना देते हैं। वाणी भाव बड़ा अच्छा बना है। शिक्षक हूं, इसके अलावा और क्या काम कर सकता हूं? आपकी कुंडली में दशम स्थान के अधिपति और अभी दशा में शनि की दशा है। शनि जो है वो जन्म कुंडली में आप पढ़ने पढ़ाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि गुरु और मंगल का योग बहुत अच्छा बना हुआ है। गुरु शनि को देख रहे हैं। आपकी कुंडली के आधार पर आप जमीन से संबंधित कारोबार भी कर सकते हैं और पेट्रोलियम सेक्टर में कारोबार कर सकते हैं, हार्डवेयर के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, मशीनरी, मशीन के पार्ट्स जो बनते हैं, बॉडी पार्ट्स जो होते हैं, उसकी दुकान या उसकी एजेंसी ले सकते हैं। और उसके अलावा आप जमीन से संबंधित कोई भी कारोबार, फर्नीचर, लोहा,
इन सब चीजों में भी आपकी कुंडली बनती है, अभी बहुत अच्छी इस मामले में बन रही है। मतलब मूलतः अगर मैं कहूंगा तो आप प्लास्टिक से संबंधित क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं, शनि से संबंधित क्षेत्र जो काली चीजें होती हैं उसके क्षेत्र में काम कर सकते हैं, हार्डवेयर और पेंट के क्षेत्र में भी, और केमिकल आदि के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं, जमीन और बिल्डिंग मटेरियल के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट आदि का क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कोयले का लेन देन, व्यापार, ये काम भी बहुत बढ़िया रहेगा। सवाल यहाँ भाई पूछा है, जमीन से संबंधित पूछा था आपने, ये हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि षडबल में शनि जो है वो बलवान होंगे, बढ़िया है, गुरु की दृष्टि है, इस भाव का अधिपति केंद्र में बैठ करके बलवान हो रहा है, हालांकि कमजोर होगा लेकिन इस भाव के लिए उसकी स्थिति अच्छी होगी। मंगल यहाँ बहुत ही खराब हो जाते हैं, तो इस वजह से घर में कई बार कलह या मानसिक शांति प्रभावित होती है, क्योंकि यहाँ के अधिपति भी पीछे हैं, तो व्यक्ति को भूमि, भवन, वाहन, इन सब चीजों का सुख थोड़े बहुत विलंब से मिल जाता है, पर मिलता जरूर है, क्योंकि इस भाव से केंद्र में गुरु बैठे हैं और इस भाव से केंद्र में शुक्र बैठे हैं। इस भाव के अधिपति के ऊपर शनि की दृष्टि है, तो निस्संदेह वो दे ही देंगे। मंगल शनि का प्रभाव अगर चतुर्थ भाव से बने तो व्यक्ति अपने बल पे जरूर ही भवन भूमि का सुख भोग लेता है, वाहन का सुख भोग लेता है, चौपाया जानवर और भेड़ बकरियों का सुख, गाय और भैंसों का सुख व्यक्ति को मिल जाता है। दूध दही घर में हमेशा रहती है, उसकी स्थिति नहीं मुझे। लग्न में गुरु चांडाल योग होने के कारण, ये किसने कह दिया श्रीमान? मैं इस पे एक अलग से कार्यक्रम बनाऊंगा, पर ऐसी कोई भी स्थिति आपकी कुंडली में नहीं है, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। इन सब चीजों से मुक्त होने की बारी है, और कम से कम ऐसी स्थिति दिमाग में मत रखिए। इसका प्रभाव गुरु जो है वो अपने राशि में बैठे हैं, रेवती नक्षत्र में बैठे हैं, जिसका अधिपति इस कुंडली में चतुर्थेश और सप्तमेश होता है, तृतीय भाव में बैठा है। ये आपसे मेहनत ज्यादा करवा सकते हैं, जीवन में प्रतियोगिता ज्यादा ला सकते हैं, जीवन में कष्ट ज्यादा, जिसे नाम अलग दिया गया है, मैं नाम पे नहीं जाऊंगा। वो चांडाल कैसे हो जाएगा? राहु चांडाल है? नहीं है। वो शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं तो चांडाल कैसे हो गए? हाँ, गुरु को दंभ नहीं हो रहा, घमंडी ना बना दे। और कई बार व्यक्ति जो होता है वो बहुमुखी इतना हो जाता है, ये उसका एक सकारात्मक असर होगा जो व्यक्ति को बहुमुखी बना देगा। गुरु चांडाल नहीं है। इसे आप राहु, जितने भी वहां पे सारे ग्रह बैठे हैं वो सब रेवती में बैठे हैं, मतलब व्यक्ति के पास अलग तरीके का तर्क है, व्यक्ति जो है वो चपल चंचल चालाक है, उसके मन में भेद, उसके मन का भेद कोई लगा ना पाए, ऐसा बना देते हैं। कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, सामने वाले के दिमाग की सारी बात जान जाते हैं आप, पर अपनी नहीं बताते। गले में हाथ डाल करके उसके हृदय में जो बात चल रही है वो आप यूं समझ लेते हैं। ये राहु का ही तो प्रभाव है। आप स्टेज पे जाते हैं तो कभी कलाकार बन जाते हैं, कभी माइक पीछे से थाम लेते हैं तो डायरेक्शन में चले जाते हैं, कभी संगीत, कभी नृत्य, कभी वाद्य यंत्र, कभी कुछ भी आप कर सकते हो। बहुरूपिया, जो भगवान कृष्ण थे ना, और चंद्रशेखर आजाद, ऐसे हैं आप। मैं कल जो है वो मेरे भाई साहब शहीद फिल्म देख रहे थे, और जब राजकुमार संतोषी जी ने अद्भुत फिल्म बनाई है, कभी जरूर देखिएगा आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो। कितनी अद्भुत विचारधारा थी सरदार भगत सिंह जी की, अद्भुत, बहुत बहुत बढ़िया। मैंने वक्त निकाल करके, हालांकि मौत का तो मुझे कम ही मिल पाता है, पर कई बार जो है वो रात में जाग करके भी ऐसी ऐसी फिल्में देखने में बड़ा आनंद आता है। 12 बजे तक तो वैसे भी कुंडलियां रहती हैं, पर कभी कभी जाग जाता हूँ ऐसी ऐसी फिल्मों। ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी मुझे, ये फिल्म। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वस्तुतः आपके पास देशभक्ति का भाव है, मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहता। गुरु की दृष्टि यहाँ है और यहाँ पे उच्च की दृष्टि है। व्यक्ति नमक का जो है वो जो होता है ना, वो अदा करने वाला है। गुरु की दृष्टि यहाँ के लिए व्यक्ति को व्यवसाय करने वाला, नेचर वैसा दे दे, पेट का रोगी और हृदय का रोगी। और गुरु की यहाँ पे अच्छी दृष्टि जा रही है, यानी गुरु की तीनों ही दृष्टियां संतुलित हैं। मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए सामान्यतया, मंगल की दृष्टि यहाँ के लिए बहुत अच्छी, जो कर्म क्षेत्र में लाभ देगी। मंगल की दृष्टि यहाँ जो व्यक्ति को संपूर्ण पराक्रम के साथ सब कुछ प्राप्त कर देता है। राहु की दृष्टि यहाँ व्यक्ति के जीवन में कई बार माता के स्वास्थ्य को कमजोर करे और व्यक्ति के मानसिक स्टेबिलिटी को कमजोर करता है, मानसिक संतुलन को कई बार कमजोर, व्यक्ति चिंता ज्यादा करता है। सातवीं दृष्टि यहाँ दाम्पत्य में कई बार कमजोरी, लेकिन पत्नी को चंचलात्मक या बुद्धि से कमजोर कई बार बना देता है, या अपने जिद पे अड़ने वाली बना देता है। राहु गुरु की दृष्टि यहाँ पे कई बार व्यक्ति को धर्म का और भाग्य का राहु की दशा में और शनि की दशा में लाभ थोड़ा कम मिलता है। क्लियर है? सूर्य की दृष्टि यहाँ पे, यहाँ चंद्रमा बैठे हैं,
जितने भी नीच परिणाम देंगे होंगे देंगे, लेकिन फिर भी व्यक्ति यशोवान कीर्तिमान स्थापित करने वाला होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि चतुर्थ स्थान से केंद्र में उच्च का शुभ ग्रह बैठा, एक ग्रह बैठा, इस भाव से चतुर्थस्थ चंद्रमा बैठे हैं जो नीचाभिलाषी हो रहे हैं। ये सुनफा योग बनेगा, चंद्रमा से ठीक आगे शनि बैठे, इस वजह से व्यक्ति जो होता है वो बड़ा ही मार्मिक और रहस्यमय हो जाता है और धनाढ्य भी होता है। पर थोड़ा बहुत भटकाव भी उसके जीवन में कभी कभी देखने को मिलता है धन के मामले में, मतलब वो संतुलन कभी कभी गड़बड़ा सा जाता है। ये स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है। अगला सवाल, रत्न कौन सा? वर्तमान में शनि की महादशा कैसी जाएगी? आपकी कुंडली के लिए शनि थोड़े से कष्टदायी होंगे, लेकिन एक बात है कि वो नवांश कुंडली में 12 में बैठ रहे हैं, दशमांश कुंडली में वो जो है वो जन्म कुंडली में वापस इसी भाव में आ रहे हैं। गौर करिए, यहाँ भी यहाँ भी, मतलब ये थोड़े से कमजोरीपन में जरूर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आपको ये थोड़े बहुत परेशान अभी कर सकते हैं। मतलब कहने का है कि इसमें अगर मैं अंतर देखूंगा तो आपकी कुंडली में अंतरदशा जो आने वाली है वो 2031 से बहुत अच्छी आएगी। दूसरे नंबर पे अगर इस कुंडली में 2024 में भी जो अंतरदशा आएगी वो भी अच्छी आएगी। मतलब अभी आप थोड़े से अपने आप को थोड़ा सा शिथिल, थोड़ा कमजोर, थोड़ा काम रुका हुआ, थोड़ा काम बिगड़ता हुआ, थोड़ा सा अपने आप को नेगेटिव पा सकते हैं। पर इसकी स्थिति में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए, या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा का कभी कभी श्रवण कर लेना चाहिए या पठन पाठन कर लेना चाहिए, एकादशी का व्रत आपको कर लेना चाहिए, इससे गुरु को और बल मिल जाएगा, देवी कवच का पाठ कर लेना चाहिए, इससे स्वास्थ्य से संबंधित समस्या खत्म हो जाएंगी। नल दमयंती की कथा, और कभी कभी अगर हो सके तो आपको हरिवंश पुराण भी वगैरह पढ़ना चाहिए। कभी कभी अगर संतान से संबंधित अगर कोई कष्ट की स्थिति बनती हो तो, या संतान बीमार होती हो तो, या घर में भागवत चर्चा कभी कभी कर लेना चाहिए ताली बजा करके, इससे भाग्य की रेखाएं खुल जाती है। ये इतनी सी बात थी। मैं कहाँ था? सूर्य पे था। चंद्रमा बहुत बढ़िया, कमजोरी नहीं है, चित्रा के बैठे हैं, जल्दबाजीपन से मुक्त होइएगा, बहुत ज्यादा चिंता मत करिएगा। मंगल आपके माता के स्वास्थ्य को और आपके मानसिक दबाव को बढ़ा रहे हैं, मतलब उनको खराब करना और उनको बढ़ाना, ये दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं। पर उनकी दृष्टि हर जगह अच्छी है, इस वजह से वो लाभदायक होगा। इस कुंडली में वो लग्नेश के मित्र होते हैं तो आपको कई बार घर से दूर रहना पड़ता है, ऐसी स्थिति होगी, और कभी भी घर से दूर रहेंगे तभी लाभ भी मिलेगा। अगला सवाल इन्होंने पूछा है, रत्न कौन सा सही रहेगा? और रत्न आपकी कुंडली के लिए शनि की दशा चल रही है। मैं इस कुंडली में हमेशा ही, चूंकि लग्न के अधिपति लग्न में ठीक बैठे हैं, लेकिन नवांश कुंडली में देखिए वो नीच के हो जा रहे हैं, और शुक्र तो फिर भी ठीक है। तो इस कुंडली में सूर्य की स्थिति यहाँ बढ़िया बन रही है, सूर्य की दृष्टि यहाँ भी केंद्र में बन रही है, धनेश होकर के बैठे हैं, और सूर्य की स्थिति यहाँ भी उच्च की है, जो कि कौन है आपकी कुंडली के लिए? छठे भाव के अधिपति। इस कुंडली में कर्क राशि और वृश्चिक राशि अच्छी बनती है, धनु राशि इस कुंडली में दशम स्थान में, और गुरु केंद्र में। यहाँ भी गुरु जो है वो जन्म कुंडली में आ रहे हैं 12वें मंगल के साथ, जो कि दशम भाव के अधिपति है। यहाँ पे गुरु जो है वो नीच के हुए हैं, जिनका नीच भंग तो नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी सी कमजोरी के साथ, लेकिन यहाँ भी वो लग्नेशी बन रहे हैं। मीन लग्न की कुंडली यहाँ भी, मीन लग्न की कुंडली यहाँ भी, और यहाँ पे वो 12वें भाव में अपने प्रबल मित्र के साथ बैठे हैं, भाग्य भाव के अधिपति होकर के, और यहाँ पे दशम भाव के अधिपति होकर के। लग्नेश का रत्न, गुरु का रत्न पुखराज बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। जो मैंने चर्चा करी, आपने देखा कि मैंने कैसे आपको बताया है, तो अभी आप गुरु का रत्न पहन सकते हैं। या फिर अगर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, मन अशांत होगा, तो इस रत्न को दाहिने हाथ में पहन करके बाएं हाथ में लाजवर्त एक धारण कर दीजिएगा, तो और भी ज्यादा बढ़िया प्रभाव मिल जाएगा। मैं समझता हूं अगर ये नहीं धारण करना चाहते तो चुपचाप एक लाजवर्त पहन लीजिए दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में, फिर भी काम आपका बन जाएगा। अगला सवाल इन्होंने पूछा है, क्या का कर्ज लेना देना? वो बताया मैंने, आपकी कुंडली में आप ले दे सकते हैं, ऐसी कोई कमजोरी नहीं है, बिल्कुल वो चीज ठीक है, क्योंकि चंद्रमा के पास बल है, सूर्य के पास बल है, लग्नेश ठीक है, धन भाव ठीक बना है, उसके बाद पंचम भाव भी खराब नहीं बना है, ठीक है, उस पर गुरु की दृष्टि है, एकादशवां भाव भी ठीक बन रहा है, इस पर शनि और मंगल का प्रभाव, इससे तृतीयस्थ में जो राहु बैठे हैं तो ठीक ही है, सप्तम भाव भी जन्म कुंडली में खराब नहीं बना है, इससे पंचमस्थ जाकर के बैठा है, खराब नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? ठीक तो है, आप क्या चाहेंगे? धन भाव में सूर्य का बैठना, अपनी वाणी पे थोड़ा संयम बरतिए, कठोरता मत रखिए और बिल्कुल शांत रहिए। ये यहां तक बात थी। अब मैं इस कुंडली में षडबल पे आता हूं। मंगल जो है वो यहाँ पे ठीक बन रहे हैं और शनि भी इस कुंडली में ठीक है। आपकी कुंडली में ग्रह दृष्टि के आधार पर ग्रह जो है वो सूर्य 27 डिग्री के मृतप्राय, आत्मबल कमजोर नहीं होना चाहिए, उनके पास बल कम है इस वजह से, लेकिन उस पर शुभ ग्रह चंद्रमा की दृष्टि है जो कि पंचम स्थान के अधिपति हैं,
अष्टम में जा रहे हैं, इस भाव को थोड़ी बहुत कमजोरी भी मिल रही है, लेकिन रिपेरेशन फिर से उसका रिपेयर होना भी हो रहा है क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ जा रही है। इस भाव से चतुर्थस्थ सूर्य का बैठ। अब एक बात और समझाता हूँ, सूर्य मृत प्राय है और नवांश कुंडली में वो बढ़िया बन रहे हैं। मतलब कौन बन रहे हैं? छठे भाव के अधिपति जाकर के राहु के साथ बैठ करके आपके आत्मबल को वो कमजोर कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि मैं इस वजह से भी कर सकता हूं क्योंकि चंद्रमा भी जो है वो अष्टम भाव में बैठे हैं। मैंने क्या कही ये बात हर बार कि अष्टम के चंद्रमा और 12वें के चंद्रमा व्यक्ति को मतलब विक्षिप्त कर देते हैं, या व्यक्ति को अनिद्रा की समस्या हो, नींद ना आए, थकान ज्यादा हो, इम्यून कमजोर हो जाए और कई तरीके की मतलब जो है वो धन से संबंधित, जीवन से संबंधित समस्याएं देते 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 रहते हैं। अगर उन पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव ना रहा तो आपकी कुंडली में उस चंद्रमा के ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। इस वजह से मैं सावधान करता हूं, अपने मन को काबू में रखिएगा, गलत चीजों के संपर्क में मत जाइएगा और बहुत ज्यादा किसी बात पे विचार मत करिएगा। परमात्मा आपके साथ बैठा है, ये भरोसा कायम रखिएगा। और चंद्रमा बाल अवस्था के हैं, उनको कमजोर और भी नहीं करना है। मंगल बाल अवस्था के हैं, उसमें अनुभव की कमी है। इस वजह से कोई भी निर्णय लेते समय, कोई भी पैसा लगाते समय थोड़ा सावधान होकर के उसको समझने का प्रयास करिएगा। बुध जो है वो मृतप्राय हैं, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना होगा। अगर किसी से सलाह लेना हो तो आपके गुरु, माता या पिता हो सकते हैं, बड़े लोगों से सलाह लीजिए, अपने बराबर वालों से सलाह कभी मत लेना। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में सारे ग्रह बाल पर, राहु और केतु की दशाएं आपकी कुंडली में अच्छी जाएंगी, मैं ये कह सकता हूं और 100% भरोसे के साथ। पर गुरु कुमार अवस्था के हैं, उनके पास बालकपन की अवस्था जा रही है। लग्नेश कुमार अवस्था का कोई भी ग्रह युवा अवस्था का नहीं है। सारे ग्रह या तो 50% या तो 25% का परिणाम कर रहे हैं। मतलब अगर भाग्य भी मिल रहा है तो 50%, 25%, लाभ भी मिल रहा है तो 25%, लेकिन ये 50 और 25 भी बहुत होता है। मतलब आप इसको कमजोर ना समझिएगा। मेरे कहने का इतना सा सीधा सा मतलब है कि ये ग्रह आपको अनुभव की कमी ना करवा दे, या व्यक्ति को कई बार ये ना लगने लगे कि वो अनुभव के कमजोरीपन से गुजर रहा है। मतलब इस चीज का ख्याल आपको रखना होगा। आपके निर्णय दूसरों के लिए सत्य सिद्ध होने चाहिए। और इस कुंडली की सबसे अच्छी बात है कि ग्रहों की दृष्टियां जो हैं वो हर जगह अच्छी अच्छी पड़ रही हैं। जैसे सूर्य भी अष्टम भाव पे देख रहे हैं, लेकिन चंद्रमा वहां बैठ करके पंचमेश पे अगर जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति देखेंगे तो थोड़ी बहुत प्रतियोगिता होने के बावजूद व्यक्ति सब कुछ अपना पा लेता है जिस चीज के लिए वो प्रयास करता है। यानी कि इस कुंडली में गुरु की दशा, बुध की दशा, मंगल की दशा, शनि की दशा थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ, लेकिन बुध की दशा और चंद्रमा की दशा, ये सारे ग्रहों की दशाएं अच्छी जाती हैं। आपके लिए 3 तारीख अच्छी रहेगी, मतलब 3 अंक, 3 तारीख हो जाए, 12 तारीख हो जाए, जिसके जोड़ 3 आए, और गुरुवार का दिन अच्छा होगा। ये मीन लग्न की कुंडली है ना, व्यक्ति जो है वो अधैर्यशील हो जाता है, उसके पास धैर्य नहीं है। और खास करके तब और भी ये बात बढ़ जाती है जब मंगल का प्रभाव केंद्र से केंद्र में हो जाए, लग्न से केंद्र में हो जाए, तो ये स्थिति और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और व्यक्ति जो होता है वो पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो जाता है, अपने आप को लेकर के अनियंत्रित सा हो जाता है, और धार्मिक होता है, उसके जेहन में हमेशा धर्म विद्यमान रहता है, उसके पास बड़ों का आशीर्वाद है, क्योंकि गुरु और सूर्य दोनों बढ़िया बैठे हैं। और जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु और सूर्य अच्छे हैं उस पर कभी भी संदेह नहीं किया जा सकता, तो बिल्कुल ठीक होता है। बाकी की दुनिया के लोग भले गलत हो जाएं, पर यह व्यक्ति गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अक्षर में ही ब्रह्म विद्यमान है। बहुत सुंदर लिखा है इन्होंने, और बहुत अच्छे सवाल भी सधे हुए पूछे हैं, और बहुत अच्छी बात है। ये व्यक्ति के मन स्थिति को बताता है, आपके सवाल आपके मन स्थिति को बता देते हैं कि व्यक्ति कितना भटका हुआ है और कितना संतुलन में है। नक्षत्रों के आधार पर 4 ग्रह रेवती, सारे ग्रह बुध के नक्षत्र में, और बुध जो है वो थोड़े कमजोर। इस वजह से मैं ये कहूंगा गणेश जी की पूजा जरूरी है। गणेश चतुर्थी का व्रत करिए, अगर हो सके तो आप और आपकी पत्नी दोनों मिलकर के गणेश जी की खूब आराधना करिए। उनके मंत्रों का जप मैं आपको भिजवा देता हूं, आप उनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। इससे सुख और जो है वो आपके व्यापार क्षेत्र में और आपकी बुद्धि में जो प्रगल्भता है वो बढ़ जाएगी, और आपकी वाणी का प्रभाव बढ़ जाएगा। गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ आपको करना चाहिए, संकटनाशक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बाकी जितनी चीजें मैंने बताई हैं। आपकी राशि जन्म कुंडली में बनती है तुला, इस पे ढैया का प्रभाव है। इस वजह से मैं ये बात कहता हूं कि थोड़ा सावधान रहिएगा, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा, दर्शन वगैरह करते रहिएगा। एक रक्त चंदन की माला धारण कर लीजिए, और अगर हो सके तो आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, अगर भोजन शुद्ध है तो। और भगवत चर्चा जीवन में प्रत्येक दिन शामिल करिए।
प्रत्येक दिन के रूटीन में। और मैं तो यही कहता हूं, अंतिम में सभी लोगों को कहता हूं, अपने जीवन में गीता जी को स्थान दीजिए, कल्याण पत्रिका को स्थान दीजिए, उस पत्रिका को जरूर ही अपने घर पे मंगाने का प्रयास करिए, और गीता प्रेस की पुस्तकें जहां कहीं भी मिल जाए उसको माथे पे उठाइए, और सत्य सनातन हिंदू धर्म के होने के नाते, सनातनी होने के नाते गीता जी को अपने जीवन में जरूर वासित कराइए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कुछ इसी तरीके से, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।